आपका जन्म 1 जुलाई 1947 को हुआ जी। ऐसा क्या हुआ कि आपने जन्म लिया और अंग्रेज भाग गए? देखिए, अंग्रेज़ों को शायद ये भय हो गया था कि एक हाथ से अवतार जन्म लेने वाला है और अंग्रेज़ लोग जो है वो हंसते हंसते मर जाने में विश्वास रखते हैं। शायद इसी डर की वजह से अंग्रेज भाग गए कि ठेका धरून खाऊन दिला रुपया बोदरा बोदरा, ठेका धरून खाऊन दिला रुपया बोदरा बोदरा, एबे बोले सड़क से हुस्ने ढीप का खोदरा। कि राजनीति चो चिखल भीतरे देह तो होले भोंडिया, राजनीति चो चिखल भीतरे देह तो होली भोंडिया, अनचित कपड़ा हो गया। और 5 बरक डगराउन ठाकलू कहाँ पर आली ढोंडिया। मेरी पत्नी का कद कुछ कम है जी। महादेव चो प्रताप ने पंडरी बायले मिरली और खूजी है जाले काय होली ना सुवादामा ठेरली। इंग्राजी मंद ठेचा भाजा, हाथ ने पुलिस थाना और आइक बीटा के बाट दिखाए से हम चो नेता काना। अभी हिंदी में भी है बहुत। वो भी सुनेंगे, आज सुनने ही आपको बैठे नहीं, हैं। आपने शुरुआत में कह दिया ना, तो कुल मिला के मैं अपने आप को मिक्स वेजिटेबल मानता हूँ। लगातार इसमें सीख रहा हूँ, अभी भी लगातार 5000 कार्टून बनाने के बाद निराशावादी मैं कतई नहीं हूँ। हर हाल में बस्तरी आदमी तो कुछ भी कर सकता है। भूई सुखली डांगरा फाटली कसन होए दे धान, लागा धरुन निगागबे प्रगतिशील किसान। घर मोबाइल मोटरसाइकिल बिकुन घर चो धान, बैला बिकुन टीवी घेन से जय जय सलमान। सरकार को इस दिशा में प्रयत्नशील होना चाहिए कि साले पाठ्यक्रम में लोक बोली के माध्यम से शिक्षा दी जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं संवाद न्यूज़ पॉडकास्ट विथ आशुतोष में। आज हमारे विशेष मेहमान हैं हमारे अंचल के ख्याति प्राप्त, जाने माने, प्रसिद्ध रंगकर्मी, चित्रकार, कवि, साहित्यकार और इतनी सारी विधाओं से कुदरत ने इन्हें नवाजा है कि मैं कितना कुछ कहूँ। और ये हमारा सौभाग्य है कि बस्तर की पावन भूमि पर हमारे जो आज के मेहमान हैं उन्होंने जन्म लिया है और बस्तर का नाम इनकी वजह से भी देश दुनिया में फैला है। संवाद न्यूज़ में मैं दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ हमारे आज के विशेष मेहमान आदरणीय सुभाष पांडे सर का। सर, आपका बहुत 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 स्वागत है संवाद न्यूज़। धन्यवाद। हमारी जो बस्तर की जनता है और जो दर्शक अभी आपको देख रहे हैं, आज के इस इंटरव्यू के बारे में, इस पॉडकास्ट के बारे में आप उनसे 2 शब्द कहें, उसके बाद फिर हम आज आपसे ये जो बातचीत का सिलसिला है शुरू करते हैं। बस्तर भूमि को मैं प्रणाम करता हूँ, बस्तर के जन जन को मैं प्रणाम करता हूँ। मैंने इसी मिट्टी में जन्म लिया है और इसी मिट्टी में मिलने की मेरी आकांक्षा है। यहाँ के संस्कृति से मैं रचा बसा हूँ, ये मेरा सौभाग्य है। और आपके सानिध्य में हमें कुछ पल गुजारने का वक्त मिला है, इसके लिए हम सौभाग्यशाली हैं। और निश्चित रूप से दर्शक भी आज बेहद अपने आप को अच्छा महसूस कर रहे होंगे कि आज आपसे जो हमारी बातचीत होगी वो उन तक भी पहुंचेगी। और न केवल आज आपसे हमें कुछ सुनने को मिलेगा, जानने को मिलेगा, बल्कि काफ़ी कुछ चीज़ें हम आज आपसे सीखेंगे भी। और आज इस पॉडकास्ट में न केवल आप एक कलाकार की भूमिका में, एक अधिवक्ता की भूमिका में हमारे साथ हैं, बल्कि आज आप इस पॉडकास्ट में मेरे लिए कम से कम आज एक गुरु की भूमिका में भी आप यहाँ पे बैठे हैं। आपका फिर से मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। आपका जन्म 1 जुलाई 1947 को हुआ जी। ऐसा क्या हुआ कि आपने जन्म लिया और अंग्रेज भाग गए? देखिए, अंग्रेज़ों को शायद ये भय हो गया था कि एक हाथ से अवतार जन्म लेने वाला है और अंग्रेज़ लोग जो है वो हंसते हंसते मर जाने में विश्वास रखते हैं। शायद इसी डर की वजह से अंग्रेज भाग गए। सर, क्या किसी हल्बी की हास्य कविता से हम कार्यक्रम की शुरुआत करें? हाँ जी, क्यों नहीं। देखिए, हल्बी में हास्य व्यंग्य बहुत प्रचुर है।
गांव में सियान जो बैठते हैं, बड़े बुजुर्ग बैठते हैं, बड़े बूढ़े बैठते हैं, बच्चों के साथ, महिलाओं के साथ, तो आपस में बातें करते हैं, मज़ेदार टिप्पणियां करते हैं। तो उनको देख करके मेरे मन में एक बात आई कि क्यों नहीं इनके हास्य बोध को लिखा जाए और इसका प्रकाशन किया जाए। तब मैंने छंद लिखना शुरू किया, हास्य व्यंग छंद, जो कि लगभग मेरे 4 साल के मेहनत के बाद 101 छंद संकलित हुआ। जी। फिर मैंने उस पुस्तक का प्रकाशन कराया जिसका शीर्षक है ढंग नाच। ढंग नाच माने एक कह सकते हैं नखरा। नखरा, जी। तो उसमें से जो संकलित जी, हैं छंद जी। मैं सुनाता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत है। आसानी से आप समझ जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कि ठेका धरून खाऊन दिला रुपया बोदरा बोदरा, ठेका धरून खाऊन दिला रुपया बोदरा बोदरा, एबे बोले सड़क से हुस्ने ढीप का खोदरा। और जो नेता लोग चुनाव जीतने के बाद भाग जाते हैं, 5 साल तक चेहरा नहीं दिखाते, उस पर एक देखिए व्यंग कि राजनीति चो चिखल भीतरे देह तो होले भोंडिया, राजनीति चो चिखल भीतरे देह तो होली भोंडिया, अनचित कपड़ा हो गया। और 5 बरक डगराउन ठाकलू कहाँ पर आली ढोंडिया। अच्छा। ढोंडिया एक सांप होता है, हाँ। जो कि कीचड़ में रहता है और काफ़ी मुश्किल से ढूंढने पर मिलता है। जी जी जी। और एक है कि मेरी पत्नी का कद कुछ कम है। जी। किसी ने टिप्पणी की, भाभी आप ऊंचे हैं, भाभी तो छोटी है, थोड़ी कद में कम है। तो मैंने हाल ही में एक छंद लिखा उसके लिए कि महादेव चो प्रताप ने पंडरी बाय ले मिरली, महादेव चो प्रताप ने पंडरी बाय ले मिरली, और खूजी है जाले काय होली ना सुवादामा ठेरली। जो हल्बी के जानकार है वो निश्चित रूप से अब हंसना उन्होंने शुरू कर दिया होगा। और आज आपकी रचनाएं सुनकर मुझे लगता है कि इस एपिसोड को वो एक बार नहीं कई बार देखेंगे। और एक देखिए जी। इंग्राजी मन ठेचा भाजा, गांव की बहुत विसंगति है, एक बता रहा हूँ। जी। इंग्राजी मंद ठेचा भाजा, हाथ में पुलिस थाना, इंग्राजी मंद ठेचा भाजा, हाथ में पुलिस थाना, और आइक बीता के बाट दिखाए से हम चो नेता काना। आपकी व्यंग रचनाएं जो हैं तारीफ़े काबिल हैं और उसे सुनने के बाद कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। अभी हिंदी में भी है बहुत। वो भी सुनेंगे, आज सुनने ही आपको बैठे नहीं, हैं। आपने शुरुआत में कह दिया ना कि मैं रंगकर्मी भी हूँ, लेखक भी हूँ, पत्रकार भी, कार्टूनिस्ट भी हूँ, पेंटिंग भी करता हूँ। तो कुल मिला के मैं अपने आप को मिक्स वेजिटेबल मानता हूँ। क्या बात है सर। ज़रा आपका जो पत्रकारिता का अनुभव रहा है और आपने कैसे कैसे कहाँ कहाँ अपनी सेवाएं दी हैं, थोड़ा इस बारे में चाहूँगा। देखिए, दैनिक नवभारत में परम आदरणीय स्वर्गीय श्री बसंत अवस्थी जी के साथ मैंने 20-25 साल तक दैनिक नवभारत में संवाददाता के रूप में काम किया। मैं उसमें हास्य प्रसंग भी लिखता था, हास्य व्यंग्य लेख भी लिखता था, यदा कदा कुछ चित्र भी बनाता था, और इस तरह से रहा लगातार। उसके बाद फिर मैंने फिर वहाँ से विराम ले लिया दैनिक नवभारत से। अब चूँकि मेरा शौक़ है जी। तो फिर एक दूसरे दैनिक पत्र के लिए जी। मैंने यहाँ स्थानीय दैनिक पत्र के लिए जी। लगभग 5000 कार्टून बनाए। मैं कार्टून भी बनाता हूँ। जी जी जी। तो कार्टून बनाने के लिए आपको बहुत गहराई से हास्य व्यंग विचार आपके मन में आना चाहिए। जो विसंगतियाँ हैं, जो घटनाएं घट रही हैं, चाहे राजनीतिक हो, सामाजिक हो, आर्थिक हो, जिस प्रकार की जो घटनाएं घट रही हैं, उसमें विसंगति और हास्य को ढूंढ करके उसको कार्टून के रूप में रूपायित करना एक कठिन कार्य है। और मैं
लगातार इसमें सीख रहा हूँ अभी भी, लगातार 5000 कार्टून बनाने के बाद। और मेरा सौभाग्य है कि 1984 में देश के सर्वमान्य प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट R.K. लक्ष्मण, जो बहुत बड़े कार्टूनिस्ट हैं, अब तो उनकी डेथ हो गई है, वो आए थे यहाँ पर 1984 में। तब मैं नवभारत में था, मैंने उनका साक्षात्कार लिया, तो वहाँ से मुझे प्रेरणा मिली कार्टून बनाने की। तो 1984 से फिर मैंने कार्टून बनाना प्रारंभ किया था। 1984 से आपने कार्टून बनाना शुरू किया था। जी। व्यंग जो कविताएं हैं या हास्य कविताएं जो हैं, ये पहले शुरुआत हुई, चित्रकारी बाद में शुरुआत हुई, कौन पहले आया? नहीं, इसके पहले से जब ये कहिए कि 1966-67 में जब कॉलेज के दिनों में ये कहिए, उस समय से छिटपुट लिखने की शुरुआत हो गई थी। अच्छा। पर काम कच्चा था, समझ कच्ची थी, सीख रहे थे, सुन रहे थे, लेकिन शुरू से ही मेरे मन में है ना हास्य व्यंग के प्रति एक अनुराग रहा है। अच्छा। मैं हास्य कवियों को रात भर सुनने जाता था, यहाँ पर जो कवि सम्मेलन होता था, और कहीं भी मंच पे कोई हास्य व्यंग की कविताएं सुनाता था, चाहे होली में महामौर सम्मेलन का अवसर हो या कोई हास्य कवि सम्मेलन हो, मैं ज़रूर जाता था। मैं उसमें भाग लूँ या ना लूँ, मैं दर्शक दीर्घा में बैठ कर भी कविताएं सुनता था। तो मैं शुरू से ही हास्य व्यंग के प्रति मेरा अनुराग रहा है। मेरा ऐसा मानना है कि जीवन में अगर हास्य बोध न हो तो आपका जीवन नीरस हो जाता है, ऐसा लगता है कि जीवन में कुछ नहीं। और ये जो ऊर्जा जिसको आप कह रहे हैं ना कि आप यंग दिखाई देते हैं और ऊर्जावान दिखाई देते हैं, 78 वर्ष ये हास्य बोध के कारण है। मेरे मन में है ना कोई चिंता नहीं, कोई तनाव नहीं है, इसलिए मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ, क्योंकि मैं है ना बहुत ही सकारात्मक दृष्टि से जीवन को देखता हूँ। निराशावादी मैं कतई नहीं हूँ, हर हाल में। जी। हर हाल में मैं, आप पिज्ज़ा देंगे तो मैं खा लूँगा, मैं चना देंगे तो उसको भी उतना ही शौक से खाऊँगा, हैं। बस्तरी आदमी तो कुछ भी कर सकता है। नदी के नाम पैगाम। जी। नदी के नाम पैगाम जी। इस पे जो आवरण चित्र बनाया मेरे एक मित्र हैं पूना के, उन्होंने बनाया आग्रह करके, और अंदर कुछ स्केचेस हैं मेरे बनाए हुए जी, वो मैं इसमें ऐड कर दूंगा। हाँ से लेकर के जी। उसके अलावा जी, उसके बाद है ये शॉर्ट स्टोरी गागर में नहीं सागर। ये व्यंग संग्रह बालम की प्रेम कथा जी। ये है ढंगनाच जी। हल्वी हास्य व्यंग कविताओं का संकलन। जी। ढंगनाच ये इसमें, और इसमें जो मुख्य पृष्ठ है जी, ये मैंने बनाया है, और मेरी एक सहायक कलाकार थी, वो चली गई, अभी तो मेरी हो गई उसकी। अच्छा। सुरभि वर्मा। आंध्रा बाटे बेटा परालो दुखने पड़ ली आया, भूई काजे परदेसिया दखाए से दया माया है। भूई सुखली डांगरा फाटली कसन होए दे धान, लागा धरुन नी गागबे प्रगतिशील किसान। बायले मुनि झगड़ा होला फुटली सुख चो कुंडरी, बायले गेली आया घरे धरुन दुख चो मोटरी हैं। और ये देखिए स्त्री शिक्षा पे, लेकी पढ़ली भाई गढ़ली, लेका अंड का चाप, लेकी पढ़ली भाई गढ़ली, लेका अंड का छाप, हाथक काकड़ी चो 10 हाथ बीजा एदाएं बाबू नाप। धर मोबाइल मोटरसाइकिल बिकुन घर चो धान, धर मोबाइल मोटरसाइकिल बिकुन घर चो धान, बैला बिकुन टीवी घेन से जय जय सलमान। ये हो गया है। मैंने अभी यानी बहुत तेज़ी से जो विद्रूपित
हो रही है हमारे बस्तर की संस्कृति और बहुत चिंतनीय है। इसको बचाना है, इसकी रक्षा करना है। और हमारे मित्रों ने मिल कर के बस्तर लोक संस्कृति संरक्षण समिति का गठन किया है, जो पंजीकृत है, और हम सभी लोग जुड़े हुए हैं, बस्तरिया लोग। और हमारा आग्रह ये है कि बस्तर के जन जन में यहाँ की प्रचलित लोक बोली के प्रति, संस्कृति के प्रति वो है ना ईमानदार बने रहें, अपने घर में अपनी भाषा बोली बोलें, आधुनिकता के फेर में पढ़कर अपने घर की बोली भाषा को ना छोड़ें, अपनी देवधामी को ना छोड़ें, अपनी संस्कृति को ना छोड़ें। जी बिल्कुल सही बात है। हाँ। और सर अभी हम एक प्रोग्राम के लिए अबूझमाड़ के एक इलाके में गए थे। वहाँ पे आश्रम में ग्रामीण क्षेत्र से बच्चे आए थे, सब गोंडी बोलने वाले थे, लेकिन उनके जो शिक्षक थे वो इन्हें हिंदी में पढ़ा रहे थे। और ये देखने में आया है कि काफ़ी बच्चे अब गोंडी शब्द, गोंडी लैंग्वेज बोली का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, अब वो हिंदी ही कर रहे हैं। जब हमने उनसे पूछा कि इस चीज़ को गोंडी में क्या बोलते हैं, इस चीज़ को गोंडी में क्या बोलते हैं, तो उन्होंने कहा हमें नहीं पता। कहने का मतलब है आश्रम में भी जो इनकी शिक्षा हिंदी में भी की जा रही है, तो वो अपने मूल बोली से भी भटक रहे हैं, जो आपने बताया। यही तो चिंता की बात है। सरकार को इस दिशा में प्रयत्नशील होना चाहिए कि साले पाठ्यक्रम में लोक बोली के माध्यम से शिक्षा दी जाए, ताकि जो बच्चे हैं लोक बोली के अर्थों में हिंदी और अंग्रेजी के अर्थ को भी समझ सकें, बोल सकें। हिंदी और अंग्रेजी बोलना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन हमारे बस्तर में जो प्रचलित है, गोंडी है, हल्बी है, भतरी है, दोरली है, गदबी है, धुरवी है, इन बोलियों के बोलने वाले जो लोग हैं वो अभी वो जो वर्तमान पीढ़ी के जो लोग हैं वो थोड़ा संकोच करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, हम ये कहते हैं कि ग्रामीण अपने देवी देवता को, अपने पारंपरिक देवी देवता की पूजा आराधना करें। हम जबरन उन पर किसी भी धर्म को नहीं थोप सकते हैं। उनकी परंपरा से खिलवाड़ हमें नहीं करना चाहिए। वो अपनी संस्कृति का संरक्षण करें, उनको माने। नहीं, शिक्षा का ये मतलब नहीं है कि हम उनकी संस्कृति को खराब कर दें, छीन लें, विद्रूपित कर दें। हमारा उद्देश्य ये होना चाहिए कि वो जो प्रकृति पुत्र हैं, ज़मीन से जुड़कर रहें, अपने गीत, अपने नाट, अपने भाषा बोली के प्रति ईमानदार रहें, बोलें, बताएं, बल्कि दूसरों को सिखाएं। जी। तब हमारी संस्कृति बची रहेगी। भारत में जितने भी आदिवासी क्षेत्र हैं, सब में ये जो आधुनिक संस्कृति का जो एक विरोधाभास प्रवेश कर गया है, वो चिंताजनक है। लेखन और कविताओं से हटकर जी। मेरा एक जो शौक़ है, मेरा बहुत सारा समय उसमें व्यतीत होता है, वो है पेंटिंग। पेंटिंग में जी। 6वीं क्लास से मैंने पेंटिंग प्रारंभ किया और 8वीं 9वीं क्लास में मैंने महाराष्ट्र बॉम्बे बोर्ड से इंटरमीडिएट ग्रेड की ड्राइंग परीक्षा पास की, जिसकी परीक्षा जगदलपुर में हुई। तब से लेकर कंटिन्यू मैं कुछ ना कुछ बनाता रहा हूँ लगातार। और ये जो आपके हाथ में है गागर में नहीं सागर, उसके अंदर एक फ्लैप होगा, देखिएगा। यहाँ वो जो पेंटिंग है दुष्यंत शकुंतला का, ये दिखाइए, दुष्यंत शकुंतला। ये पेंटिंग मैंने 1972 में बनाई थी और कालिदास समारोह में इस पेंटिंग को प्रथम पुरस्कार मिला था और पुरस्कार दिया था महान गजलकार दुष्यंत कुमार ने मुझे। क्या बात है, क्या बात है इस पेंटिंग पर। जी सर, इस पे मैं एक चीज़ और पूछना चाहता हूँ कि कई पेंटिंग्स ऐसे रहते हैं जो हमारी समझ से बाहर होते हैं। बता रहा, ऐसा लगता है कि किसी बच्चे ने उस पे ब्रश चला दिया, लेकिन उसकी कीमत करोड़ों में होती है। क्या खास होता है? उसको अमूर्त कला, एब्स्ट्रैक्ट आर्ट बोलते हैं जी। एब्स्ट्रैक्ट, तो अमूर्त कला में बहुत सारे नाम है, मैं क्या बताऊं। एक पुरातन जो हमारे पेंटर हैं, महान पेंटर जो अभी इस दुनिया में नहीं, कई सदी पहले के पेंटर हैं, पाब्लो पिकासो, वान गाग हैं।
फिर बाद में हमारे अगर भारत के पेंटर्स को लिया जाए तो मकबूल फिदा हुसैन, हुसैन साहब जी। फिर जतिन दास हैं, अंजलि इला मेनन हैं, और बहुत सारे लोग हैं जिसका अब जाओ पेंटिंग जो करोड़ों में बिकती है उसके पीछे एक नाम होता है पेंटर का, बिल्कुल नाम होता है, और कितनी अनोखी और कितना प्रोग्रेसिव है, कितना अप्रोचेबल है, इसको आर्ट क्रिटिक जो होते हैं, कला विश्लेषक, इसको देख करके वो लोग तय करते हैं। जी जी जी। और ये जो करोड़ों की जो पेंटिंग बिकती है, जी। ये अंतर्राष्ट्रीय कला बाजार में इसकी कीमत तय होती है। कोई भारत में एक पेंटिंग 3 करोड़ 4 करोड़ की बिक जाएगी ऐसी बात नहीं है, फिर वो नाम चल पड़ता है। तो जब मैं 1966 में कॉलेज में पढ़ रहा था तो मेरी बड़ी इच्छा थी कि मैं सर जे स्कूल ऑफ आर्ट्स बॉम्बे में दाखिला ले लूँ। मेरी बड़ी इच्छा थी, सब कुछ छोड़कर वहीं चला जाऊँ। तो आर्थिक अभाव के कारण और कुछ जिम्मेदारियां थी जिसकी वजह से मैं नहीं जा पाया। उसका तो अफसोस रहेगा ही रहेगा, लेकिन मैंने पेंटिंग छोड़ी नहीं। और मैं हमारे जो गांव की बस्तियों में, गांव में जो महिलाएं या पुरुष जो ग्रामीण चित्रकारी करते हैं ना, वो हमारे कला गुरु हैं, हमें उनसे सीखना चाहिए। भित्ति चित्र, हाँ, जो भी वो स्वाभाविक उनमें कला प्रतिभा होती है। जी जी जी। तुम बहुत सारे कलाकार हैं वैसे तो, लेकिन हमारे यहाँ है बस्तर ज़िले में मैं सोचता हूँ कि महिला कलाकारों की संख्या कुछ कम है। एक तो डॉक्टर सुरभि वर्मा है, बेहतरीन पेंटर है, कोई शक नहीं। अभी उनका राष्ट्रीय स्तर पर नाम है, जगदलपुर की हैं, है ना। एक ग्रामीण पेंटिंग तो बहुत सारी कुछ महिलाएं बना रही हैं, लतिका वैष्णव है, दीप्ति ओगरे है, और कोंडागांव के खेम वैष्णव हैं। ये अभी है ना बस्तर की लोक परंपरा, लोक कला को, लोक चित्रकला को जीवित रखे हुए हैं। एक भाई जगदीश तिवारी हैं, बहुत अच्छी पेंटिंग बना रहे हैं। आज आपके माध्यम से हमने इतने कलाकारों का नाम सुना है जो बस्तर के गौरव हैं। हाँ, और इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आप हमें इनसे परिचित करवा रहे हैं। हाँ, तो हम सबसे सीखते हैं जी। कलाकार को, पेंटर को, कलाकार को, कवि और साहित्यकार को हमेशा एक अच्छा श्रोता और विद्यार्थी ही बना रहना चाहिए, तभी वो अपनी कला को परिमार्जित कर सकता है, आगे बढ़ सकता है। आपने कहा था कविता लिखते हैं, मैं थोड़ी बहुत है ना उठपटांग कुछ किस्म की थोड़ी सी शायरी भी करता हूँ, जिसको कि आप लोग हजल कहते हैं। गजल तो सुना है, हजल आपने नहीं सुना है। नहीं, मैंने भी नहीं सुना है, और हमारे दर्शक भी शायद उनकी भी इच्छा हो रही हो कि आप उन्हें एक हजल सुना दें। हाँ, सुनाइए, सुन रहे हैं। छीनी हुई लंगोटी पहनी बना के टाई, छीनी हुई लंगोटी पहनी बना के टाई, खिंचवा की खाल उनकी अचकन सिला रहे हैं, वो मुस्कुरा रहे हैं। क्या बात है। बड़े खुश मिजाज हैं वो, घायल की चीख सुनकर समझा था एक लतीफ़ा और खिलखिला रहे हैं। समझा था एक लतीफ़ा और खिलखिला रहे हैं। कब तक चलेंगे ऐसे यूँ अपनों के सहारे, पाँव तले जमी जो हर पल हिला रहे हैं। और देखिए कि मंजिल है 2 कदम पर और शाम हो चली है, पहुंचा नहीं मुसाफिर जो अलसुबह चला है, और जो देखते नहीं हैं कभी आस्तीन अपनी, उन्हें ये पता नहीं है वहाँ सांप भी पला है। क्या बात है, क्या बात है। दर्शकों, आज इस कार्यक्रम में हमारे विशेष मेहमान सुभाष पांडे जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, और अब तक आपने इनसे जो कविताएं सुनी हैं, इनके जो विचार सुने हैं, उस बारे में आपके मन में क्या भावनाएं उठ रही हैं। आप यदि कुछ कहना चाहें तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखें। रौंदा है फूल जिसने पैरों तले कुचलकर, कोई सरफिरा है या कोई दिल जला है, आए रकीब जितने आशिक, आए रकीब जितने
मासूक की बला से आशिक को फिक्र कैसी, जब दिल से दिल मिला है। ये अब मिला है, सिला है, जो ऊपर और आखिरी जो शब्द मिल रहे हैं ना, वो अर्थपूर्ण होना चाहिए, जी 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 निरर्थक नहीं होना चाहिए, मैं समझता हूँ। मैं बहुत ज़्यादा उर्दू शायरी के बारे में मेरा कोई बहुत ज़्यादा गहरा अध्ययन तो नहीं है, लेकिन क्या है ना, मुझे पढ़ता हूँ, मैं प्राय पढ़ता रहता हूँ। अभी जैसे अब देखिए, गालिब का एक शेर है, वो समझने वाली बात है कि कोई मेरे दिल से पूछे तेरे तीर निम कश को, तीर निम कश को, एक खालिश कहाँ से होती जो जिगर के पार होता। माने तुम्हारी आँखों का जो तीर है वो मन में गड़ा हुआ है, इसलिए दर्द हो रहा है। अगर ये पार हो गया होता तो दर्द नहीं होता। तो फिर एक हमारे यहाँ जो हिंदी के प्रकांड बहुत बड़े कवि लिख गए हैं जी आँखों के बारे में जी। वो तो क्या है कि मैं उनको सुनाऊंगा तो बोलोगे आप दूसरे की नहीं वो बात वो नहीं है, नहीं, बिल्कुल सुनाइए सुनाइए। वो मैं समझता हूँ कि उर्दू शायरी में आँखों के लिए इतनी ज़बरदस्त उपमाएं, अर्थपूर्ण, जी मैंने नहीं पढ़ा। क्या लिखा है? अमी हला हल मद भरे जी श्वेत श्याम रत्नार, आँखों की तासीर है। जी अमी हला हल मद भरे श्वेत श्याम रत्नार, और जियत मरत झुकी झुकी परत, जेही चितवत एक बार। माने अमी हला हल मद भरे मतलब अमृत, हला विष और शराब, आँखों में तीनों है। जी और असर कैसा है, उसका कलर कैसा है? जी। श्वेत, श्याम और रत्नार, गुलाबी। जी। और असर कैसा है? जियत, अमृत से, विष से मरत, और शराब से झुकी झुकी परत। किसी उर्दू के शहर में नहीं है, मैंने पढ़ी नहीं। उर्दू शायरी में आँखों को लेकर जी इस छंद के अनुरूप कोई शेर या गज़ल या कुछ मैंने नहीं पढ़ा। लिखने वाले ऐसे भी, अरे बाप रे, रचनाकार ऐसे। अरे वाह। बातचीत तो अभी आपसे मैं और भी करूंगा। हमारे वर्तमान में जो युवा चित्रकार हैं या युवा जो कवि हैं, जो अभी सीख रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, वो अपनी इस कला को और कैसे बढ़ा सकते हैं? क्योंकि इसकी कम से कम कवि के लिए कोई क्लासेस तो नहीं होती, चित्रकारी के लिए फिर भी हो सकती है। नहीं, कैसे कवि के लिए अपनी कोई क्षमता को कैसे? नहीं। हाँ जी, देखिए मैं बता देता हूँ। कवि और साहित्यकार के बहुत सारे रचनाकारों के साथ मुसीबत ये है, जी वो केवल स्वयं लिखना चाहते हैं और उसको सुनाना चाहते हैं, जबकि प्रत्येक रचनाकार जिसने लिखना शुरू किया है, जो लिख रहा है, लिखना चाहता है, उसको दूसरे की किताबों को भी पढ़ना चाहिए और गहराई से पढ़ना चाहिए, है ना। अभी आप कैमरे पे हैं जी तो निश्चित रूप से के महाजन और द्वारका दिवेचा को जानते होंगे आप, कि ये महान है सिनेमेटोग्राफर से। उनकी क्या टेक्निक थी आपने सीखा होगा, पढ़ा होगा, देखा होगा, तो ये बात पैदा हो, तब जा कर के आप है ना कैमरे पे अपना जलवा दिखा रहे हैं। इसी प्रकार भी कोई भी रचनाकार जो होता है, उसको है ना हमेशा खुद रचनाएं करने के पहले गहन अध्ययन करना चाहिए। इसके साथ ही साथ उसको एक अच्छा श्रोता बनना चाहिए। श्रोता, मुसीबत यह है कि लोग सुनाते तो हैं, दूसरे की सुनते नहीं हैं। ये कापी नहीं है, मेरे मन में आया कि ऐसा बनाना चाहिए। जी थोड़ा इधर दिखा देंगे दर्शक। तो मैंने बनाया। जी जी जी। बालम की प्रेम कथा हम देखेंगे, ये अमूर चित्र है, ये है अमूर चित्र जी। बालम की प्रेम कथा। आधुनिक कला जो होती है ना, वो महसूस करने की, समझने की नहीं है। जी जी, जी समझने के लिए नहीं है, जी बहुत बड़ी बात कही आपने। महसूस करने के लिए, ऑब्जर्व करने के लिए। संगीत को हम देख नहीं सकते ना,
हाँ। सुनते हैं और हृदय में जो असर होता है जी, जी। उसको महसूस करते भाव हैं। को। जिस प्रकार संगीत के स्पर्श नहीं कर सकते, कला को स्पर्श करेंगे तो समझ में नहीं आएगी बात। चाहे आंखों से स्पर्श हो, आंखों चाहे से ये आंखों से देखने के बाद ये जो आकृति दिल में उतर जाती है उसके असर पड़ता है हमारे हृदय में। तो चित्रकारी और संगीत ऐसी चीज़ें हैं जो कि इन्हें महसूस करने की चीज़ें हैं हृदय से, और इसके लिए थोड़ा संवेदनशील होना पड़ेगा। जी, जी। जो संवेदनशील नहीं है उसे तो चित्रकारी भी पसंद नहीं है और उसे तो गीत संगीत भी पसंद नहीं है। संगीत भी पसंद नहीं। उसको प्रकृति भी पसंद नहीं है। वाह क्या अरे यार ये सही कहा आपने। अरे क्या है, वहाँ ले गया, वहाँ पानी बह रहा है झरना, उसको देख कर खड़े हैं, ये क्या तमाशा है, उधर प्रभाव, अरे पानी तो गिर रहा है, उसको क्या देखना। क्या बहुत से ऐसे लोग होते हैं। वो पुराने यहाँ ले जाओ, कोई है ना फॉर्मेशन किला, यहाँ कहाँ लाया टूटा फूटा पत्थर दिखाने के लिए, ये सब हो रहा है। तो ये संवेदनशीलता जो है जी वो किसी भी आर्ट फैक्टर के लिए बहुत आवश्यक है। जी समझे ना। तो लेखन ऐसे नहीं हो जाता है। लेखन हम पत्रकारिता में भी आप है ना लिखते लिखते सीखते हैं। सीखते, ठीक बात है। आपने भी सिनेमेटोग्राफी करते करते सीखा, एकदम से नहीं सीखा, वो प्रयोग किए, इसमें जी, जी। गलतियां भी हुई, जी। सुधारा उसको। आज भी होती हैं। अच्छा फिर आज भी सीख रहे आज भी हैं। सीख रहे हैं। तो वो बहुत बड़ी बात होती है। ये सीखने की जो तमन्ना होती है, लालसा होती है, ये बहुत बड़ी बात होती है। नहीं तो ठीक है लोग अपना कर, अभी देखिए हम चूँकि कलर से हमारा ताल्लुक़ है, पेंटिंग करते हैं इसलिए जी। हम रंगों के तेवर के बारे में जानते हैं। तो मैं प्राय देखता हूँ नहीं ये जो महिला जा रही इसमें इस रंग की साड़ी अच्छी फपती। जो गिड्डा आदमी या महिला जिसकी ऊंचाई बहुत कम है, ऐसे भाई उस महिला को अगर आप फूल बड़ा फूल वाली साड़ी में देखेंगे या शर्ट पहना तो अजीब लगेगा। हाँ, तो उसका भी एक टेक्निक क्या है कि भाई जैसे धारीदार कोई डिजाइन हो तो उस पर फवेगा। जी 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 जी। तो उस हर चीज़ की एक टेक्निक है, हर चीज़ की एक टेक्निक है। तो इसीलिए कि अब किसी को कुर्ता और पैजामा सूट करता है, किसी को नहीं करता है। बिल्कुल सही। 78 वर्ष की उम्र है आपकी जी। हम आपके आधे भी अभी नहीं हुए हैं, पर हमारी याददाश्त क्षमता कम होती जा रही है। आपकी याददाश्त क्षमता 78 वर्ष की उम्र में भी बिल्कुल वैसे ही जैसे क्या कैसे, थोड़ा हमें भी इसका राज बताइए, और आपकी ऊर्जा का क्या राज है? नहीं, इसका रीज़न सिर्फ ये है जब आप तनावग्रस्त होते हैं ना तब आप क्या करते हैं कि अपने मन में है ना, अपने व्यक्तित्व में एक अनवांटेड जो आवरण थोपते चले जाते हैं और उस आवरण के नीचे आपका जो ओरिजिनलिटी है, वास्तविकता है, वो दब के रह जाती है। सहज जब तक नहीं बने रहेंगे तो आपको लगे अरे मैं बूढ़ा हो रहा हूँ। बूढ़े तो होंगे, कोई बात नहीं है, बाल भी पक जाएंगे, आपको जर्जर भी होंगे, एक समय ऐसा भी आएगा आप इस जीवन से मुक्ति पा जाएंगे, है ना, दुनिया छोड़ जाएंगे। लेकिन मेरा ये मानना है कि जब तक आप जीवित हैं, खुश रहें हर हाल में। मैं है ना अपने मित्रों से मिलता हूँ, गंभीर बातें नहीं करता, अच्छा, जोकिंग करता हूँ, मैं उनको चुटकुले सुनाता हूँ, हास्य प्रसंग सुनाता हूँ, उनसे सुनता हूँ। तो उसके कारण से क्या होता है कि ये अब मैं तो टीवी में भी ज़्यादा करके है ना 3/4 है ना कॉमेडी वो देखता हूँ। अच्छा, आप खुद भी देखते हैं? हाँ, टीवी में भी देखता हूँ मैं। वो कई शो आते हैं, कपिल शर्मा शो और दुनिया भर का, उल्टा चश्मा, ये सब को देखता हूँ। कई शो को बार बार भी देखता हूँ, उनके डायलॉग डिलीवरी देखता हूँ, उनका अंग संचालन को देखता हूँ, उनका अभिनय को देखता हूँ, उनकी स्क्रिप्ट को देखता हूँ। एक अवसरवादी नेता 2 दिनों से बेहोश पड़े थे और चमचे उन्हें होश में लाने पे अड़े थे। चमचों ने डॉक्टर से सवाल किया, डॉक्टर साहब बुझ रहा है ये बिना तेल का दिया।
इसे होश में लाने का उपाय तो बताओ, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट कुछ तो सुझाओ। डॉक्टर ने कहा नेताजी के कान में, धीरे धीरे कहो मुर्दाबाद मुर्दाबाद, और इतना रखो याद कि इन्हें 2-2 मिनट में कुर्सी में बिठाना है और हर 2 मिनट में माइक सुंघाना है। इसके बाद नेताजी को होश आ जाएगा, और न भी आया यार तो देश का क्या जाएगा। लेकिन मेरे दोस्त मेरी एक बात सुन, नेताजी को चाहिए 2 बोतल खास ग्रुप का खून। खबर सुनकर दल में खलबली मच गई, रक्तदाता चमचों की लाइन लग गई। किसी चमचे का खून रास नहीं आ रहा था, क्योंकि हर चमचा पिछले कुछ दिनों से ईमान की खा रहा था। क्या बात है। आपका पत्रकारिता का इतना लंबा अनुभव रहा, आप इस तरह की हास्य व्यंग्य कविताएं भी कर रहे हैं। आम नागरिक को, पत्रकार को, एक कवि को संविधान ने देखिए, हाँ, अभिव्यक्ति की आज़ादी दी है। कवि एक कठिन व्यक्ति होता है जी। चर्चा तो ये भी चल रही थी, अगर मरीज ऑपरेशन के लिए बेहोश नहीं किया जा सकता है तो किसी कवि को बुलाओ, तो इसको कविता सुनाएगा, जो सुन को ये बेहोश हो जाएगा। हाँ जी। तो उसमें ये है कि थानेदार मेज पर बेहोश पड़े थे। थानेदार मेज पर बेहोश पड़े थे। 2 हवलदार बेंच पर सिर के बल खड़े थे। एक सिपाही बचाओ बचाओ चिल्ला रहा था। दूसरा सिपाही रोजनामचा का पन्ने चबा रहा था। माजरे का पता किया तो पता चला रात को पकड़ा गया एक कवि सुबह तक थाने में कविता सुना रहा था। मैं अपनी हंसी नहीं रोक पा रहा हूँ, लेकिन कार्यक्रम को आगे कंटिन्यू करना है, नहीं तो अभी सब छोड़ के मैं आपके साथ हंसते ही रहता। अच्छा, एक बात और बता दे, मैं भी पूछ ही रहा था कि अभिव्यक्ति की आज़ादी कहाँ तक सही है व्यवस्थाओं को कायम रखने के लिए? देखिए, अभिव्यक्ति की आज़ादी होनी चाहिए जी। और अभिव्यक्ति की आज़ादी का ये मतलब नहीं हो कि हम देश और समाज के खिलाफ बोलें। जी। हमको अपने देश से प्यार होना चाहिए, हमको अपने समाज से प्यार होना चाहिए। समाज में अगर कोई बुराई है तो उसको भी दूर करने का एक माध्यम है, एक तरीका होता है। जी। कोई ऐसा आपराधिक कृत्य हम न करें, कोई समाज विरोधी काम न करें कि जिसकी वजह से हमारे साथ साथ दूसरे लोग तकलीफ़ में पड़े हैं। जी। है ना। राजनीति में विसंगतियाँ होती रहती हैं। राजनीति में लिए गए निर्णय हमको पसंद भी नहीं आते, तो उसके विरोध करने का एक लोकतांत्रिक प्रजातांत्रिक तरीका है। जी। है ना। हम कोई है ना आपराधिक कृत्य या कोई ऐसा अवांछित कदम नहीं उठा सकते जो कि राष्ट्र हित में, समाज हित में, देश हित में, परिवार हित में उचित नहीं है। व्यक्ति विशेष के बारे में मैं काफ़ी टिप्पणियां सुनता हूं, टीवी पे, समाचार पे। कुछ ज़्यादा बोलते हैं, कई लोगों पे थोड़े थोड़े पे कार्रवाई हो जाती है, कई बहुत कुछ बोल जाते हैं, उन पे कार्रवाई नहीं होती। ये गलत है। पर उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। गलत इसीलिए है कि सीधी बात है कि हर व्यक्ति को कानून का पालन करना चाहिए, लेकिन कानून का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। अगर कोई पद, प्रतिष्ठा या पावर के संदर्भ में कानूनों का गलत उपयोग करता है या कानून का सहारा लेकर दूसरे को प्रताड़ित करता है तो ये गलत बात है। जी। मुसीबत यह है कि हमें न्याय पाने के लिए और राहत पाने के लिए एक माध्यम है हमारे पास, न्यायालय। लेकिन बहुत सारे लोग न्यायालय में जाने से डरते हैं। उनको लगता है न्यायालय में बड़ी लंबी पेशियां चलती हैं और जल्दी निर्णय नहीं होता, जल्दी फैसला नहीं करता। फिर लोगों के मन में एक बात बैठ गई है कि गरीबों की कोई नहीं सुनता। ऐसी बात नहीं है। गरीब हो या अमीर हो, भारत का संविधान, भारत का कानून, भारत की न्याय प्रणाली सबके लिए बराबर है, समान है।
और हम तो सभी से कहते हैं, आप गरीब हैं, अशिक्षित हैं, आइए हमारे पास। मैं वकील हूँ, मैं तो कहता हूँ कि आप आइए हमारे पास। आपकी कोई भी परेशानी है, कोई भी किसी भी किस्म की तकलीफ़ है आपको, जी। और हम अगर मदद कर सकते हैं तो हम ज़रूर करेंगे। मैंने कई हैं ऐसे है वकील हैं जिनकी मुकदमे हैं, फ्री में मैंने पैरवी किया उनका, करते हैं, अच्छा लगता है। ग्रामीण क्षेत्र से भी अच्छा, आते हाँ होंगे। करता है। फिर जब लीगल एड है, विधिक सहायता प्राधिकरण है, हम वहाँ ले जाएंगे। ये पैसा नहीं है इसके पास में जी। ये फ्री में कराना चाहता हूँ, तो फिर सरकार उसके लिए पैसे देती है कि तुम लड़ो मुकदमा, हम वकील साहब को पेमेंट कर देंगे, कागज़ का, टाइपिंग का, उसकी फ़ीस, सब कुछ। लोग आए तो सही। लोगों में एक नागरिक दायित्व भी होना चाहिए। सड़क पर गड्ढे हैं, कोई नहीं देखता, आवारा पशु घूम रहे हैं, कोई नहीं देखता, लाइट नहीं आ रही है गलियों में, कोई नहीं देखता। उसका प्रतिरोध करें। न्यायालय है ना, न्यायालय है, आप न्यायालय में जाइए, सब ठीक हो जाएगा। कोई आए तो सही, हम तो खड़े हैं, कोई आए। चित्रकारिता के क्षेत्र में, कवि के क्षेत्र में आपको कहीं से बल मिलता है? नहीं, मैं तो कवियों को पढ़ते रहता हूँ, उनकी रचनाएं पढ़ते रहता हूँ। और मेरे एक चित्रकार मित्र थे जो कि हम है ना मिडिल स्कूल से है ना, अभी तक 2018 में उनकी डेथ हो गई। उनका नाम था नरसिंह नाथ महंती, बहुत अच्छे चित्रकार थे और मेरे क्लास फेलो थे, अभिनय मित्र थे। हम दोनों मिल कर के चित्र बनाते थे और ओलंपिक्स के बहुत शानदार बनाया करते। मैं दूसरे के चित्र को देखता था और पहले तो क्या था कि नेताओं की फ़ोटो उसकी कॉपी करो, सरस्वती माता की कॉपी करो, इसकी कॉपी करो, उसकी कॉपी करो, ये सब होता था, है ना। तो देखते सीखते फिर क्या है कि जब तक आप अपने कुछ नया खुद न बनाएं तो आपकी पहचान नहीं होती। तो फिर थोड़ा सा लोक चित्रकला में मैंने प्रयत्न किया, बस्तर के नृत्य, गीत, रीति रिवाज को लेकर के बनाया कुछ, और एब्स्ट्रैक्ट बनाया, जो बताया ना आपको, एब्स्ट्रैक्ट चित्रकार बना। तो उसमें संतोष मिलता। अब निरंतर है, ये ख़त्म नहीं होगा। हमारे जीवन के आखिरी क्षणों तक हम पेंटिंग करते रहेंगे। जी। हाँ, पोर्ट्रेट बनाया। पोर्ट्रेट बनाने का फ़ायदा ये है कि मैं पोर्ट्रेट बनाया 6-7 हज़ार में बेच दिया, तो उसमें मुझे पैसा मिलता था, तो मैं रंग, ब्रश और है ना कैनवास खरीदता था। तो लोगों को पोर्ट्रेट खूब बनाया है मैंने। शुरुआती दिनों में मैं ना दुकानों को साइन बोर्ड बनाया करता था, मैं और मेरे दोस्त मिल कर के हम लोग साइन बोर्ड बनाया करते थे, दुकानों के लिए टांगते थे। कहीं मिल है तो वहाँ पर चढ़े गए, शैली बात करके लिखते थे, शर्मा आरा मिल या जो भी है। अच्छा। बोले कि तो कभी पैसा की ज़रूरत शुरुआती दिनों में, तो किसी के दरवाजे को रंग पोतते थे, फाटक को रंग पोतते थे, दोनों साइड में पोतते थे। क्या मिलता था? 4-5 रुपये मिल जाता था। हामचो जीवना बेड़ा बिलचो मूसा होली, हामचो जीवना बेड़ा बिलचो मूसा होली, और हामी डगराऊं से सावल धरुण भाती मूसा के। सुख चोला महा जंजाल बूटा ने लुकली से पार दी जाता रुवाट कर, शहरे नीज युग सकीस जाले गाँव ने उनमर। सुख काया है, सुख काया है, कोंदा चो गुरभेली, होटी ने रचलो पान आए, थुकुन दिले गेली, काय राजा काय तेली। कितरो दिन मन चो मडे ने दांत की जोड़न भूल से, ए जुग चो गोट के छांडुन सरक चो तारक दक से, देह चो माटी एथाए रह दे, यही समझुन रहा, और सुख दुख के गुड़ी चो प्रसाद बोलून खा।